हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने केस फर्स्ट देखा था और उसमें देखा था कि एक फ्लैट वर्टिकल प्लेट जेट के पाथ में रखा गया था और फिर जेट उस प्लेट के ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट किया था वो हम लोगों ने देखा था। Fx एंड Fy का फॉर्मूला हमने डिराइव किया था और Fx और Fy निकालने का क्या मेथड है, क्या अप्रोच होना चाहिए, वो मैंने आपको समझाया था। ओके, आई होप कि आपको प्रीवियस सेशन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आज के इस सेशन में हम लोग केस 2 देखने वाले हैं, फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट ऑन ए स्टेशनरी इंक्लाइंड फ्लैट प्लेट। अब प्लेट आपका वर्टिकल नहीं है, मान लीजिए कि प्लेट आपका इंक्लाइंड है और कोई इंक्लाइंड फ्लैट प्लेट को आपने जेट के पाथ में रख दिया है, ठीक है। तो फिर जेट उस प्लेट के ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा वो आज के सेशन में हम लोग देखने जा रहे हैं। ओके, तो चलिए सेशन को स्टार्ट किया जाए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसा कि बोला जा रहा है कि इंक्लाइंड फ्लैट प्लेट है, तो मान लीजिए कि जेट आपका इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और उसी जेट के डायरेक्शन में आपने एक इंक्लाइंड फ्लैट प्लेट को यहाँ पर रख दिया, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका जेट है और फिर यहाँ पर इसी के पाथ में आपने किसी इंक्लाइंड फ्लैट प्लेट को आपने ऐसे करके रख दिया, तो फिर ये जेट इस प्लेट के ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और नॉर्मल डायरेक्शन में। नॉर्मल डायरेक्शन में भी हम निकालेंगे, ठीक है। ये मान लीजिए आपका जेट है, तो इसके नॉर्मल डायरेक्शन में मतलब इस डायरेक्शन में, इस प्लेट के नॉर्मल डायरेक्शन में कितना फोर्स लगेगा वो भी हमें निकालना होगा। प्रीवियस केस में आपने देखा होगा कि जेट का डायरेक्शन ये था और हमने इसके पाथ में एक वर्टिकल प्लेट को रखा था, तो इस डायरेक्शन में फोर्स Fx हो गया और इस डायरेक्शन में फोर्स Fy हो गया था। तो ये Fx फोर्स कौन सा फोर्स है? तो ये Fx फोर्स प्लेट पर नॉर्मल लग रहा है, नॉर्मल डायरेक्शन में लग रहा है। सो Fx इज द फोर्स which is acting on the plate in the normal direction। उसी तरह अगर आपका प्लेट इंक्लाइंड होगा तो फिर यहाँ पर भी इस प्लेट के नॉर्मल डायरेक्शन में हमें पहले फोर्स निकालना होगा, जैसा कि यहाँ पर हमने देखा था। तो यहाँ पर इस केस में Fx को नॉर्मल फोर्स कहते हैं, लेकिन यहाँ पर जब इंक्लाइंड प्लेट रहेगा तो वहाँ पर Fx आपका नॉर्मल फोर्स नहीं है माय डियर, क्योंकि Fx देखिए अब इस डायरेक्शन में है, Fx आपका इस डायरेक्शन में होगा, Fy आपका इस डायरेक्शन में होगा। लेकिन ये नॉर्मल फोर्स आपको, इसको आप क्या कहेंगे, Fn कहेंगे, नॉर्मल फोर्स। बात समझ में आ गया? तो इस तरह यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे कि किस तरह फोर्स को कैलकुलेट किया जाए। तो आइए माय डियर फ्रेंड, वन बाय वन यहाँ पर सभी चीज़ों को हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। मान लीजिए ये आपका पाइप, लेट अस अज्यूम ए पाइप ऑफ एनी क्रॉस सेक्शन। ओके, किसी भी क्रॉस सेक्शन का पाइप एज्यूम कर लीजिए। यहाँ से आपका फ्लूइड फ्लो कर रहा है, कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है, मान लीजिए वाटर फ्लो कर रहा है। ओके, और इस पाइप के एंड में हमने एक नोजल को फिट कर दिया। ये मान लीजिए आपका नोजल है। ओके, तो इस नोजल से क्या होगा, नोजल से आपका जेट ऑफ वाटर बाहर आएगा, कमिंग आउट होगा। और फिर उसी के पाथ में हमने क्या किया, उसी जेट के पाथ में हमने एक इंक्लाइंड फ्लैट प्लेट को प्लेस कर दिया, ठीक है। इंक्लाइंड फ्लैट प्लेट को हमने क्या किया, इसी के पाथ में प्लेस कर दिया है। ओके, सो दिस इज द इंक्लाइंड फ्लैट प्लेट which is placed in the path of jet। और ये प्लेट आपका क्या है, स्टेशनरी है। क्योंकि अभी हम स्टेशनरी का ही केस देख रहे हैं तो हम स्टेशनरी के बारे में ही स्टडी करेंगे। तो यहाँ से देखिए माय डियर फ्रेंड, पाथ में ये इंक्लाइंड फ्लैट प्लेट रखा गया है। तो यहाँ से जेट जैसे निकलेगा
यहाँ से आपका जेट कमिंग आउट कर रहा है नोज़ल से, तो ये जेट इस प्लेट को स्ट्राइक करेगा। और मैंने क्या बताया था कि जेट जब प्लेट को स्ट्राइक करेगा तो उसी के सरफेस के अलोंग फ्लो कर जाएगा। तो प्लेट आपका क्या है, इंक्लाइंड है, तो इसी के सरफेस के अलोंग आपका फ्लूइड जो है वो फ्लो कर जाएगा। तो मान लीजिए कि ये यहाँ से स्ट्राइक करने के बाद इस तरह निकल जाएगा, यहाँ से भी देखिए इस तरह निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आपका यहाँ पर वाटर जो है स्ट्राइक करने के बाद इसी प्लेट के अलोंग मूव कर जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये जो जेट था, इस जेट का इनिशियल वेलोसिटी माय डियर फ्रेंड v था, और ये इस जेट का सेंटर लाइन मान लीजिए जिसमें इसका वेलोसिटी क्या है, v है। और चूंकि ये प्लेट इंक्लाइंड है तो जो एंगल है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जिसको आप बोलेंगे, वो एंगल मान लीजिए यहाँ पर थीटा है। थीटा एंगल से ये प्लेट इंक्लाइंड है जेट से। ओके, आई होप कि आपको फिगर समझ में आ गया होगा। चलिए, तो फर्स्ट पॉइंट तो आपको समझ में आ गया कि ये जेट इस प्लेट के अलोंग मूव कर जाएगा। सेकेंड पॉइंट क्या है, मैंने बताया था आपको, याद कीजिए कि अगर प्लेट का सरफेस स्मूथ हो और इम्पैक्ट के कारण अगर लॉस वहाँ पर जीरो हो रहा है, लॉस कुछ भी नहीं हो रहा है, तो इसका साफ मतलब है कि जो आपका जेट है वो स्ट्राइक होने के बाद सेम वेलोसिटी से बाहर निकल जाएगा, सेम वेलोसिटी v से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ओके, ये दोनों पॉइंट मैंने आपको समझाया था, आप आई होप कि आपको याद होगा। और ये दोनों पॉइंट हर केस में वैलिड होगा, हर केस में हम लोग इन दोनों पॉइंट को यूज़ करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, जेट स्ट्राइक होने के बाद प्लेट के अलोंग मूव कर जाएगा। सेकेंड पॉइंट, अगर प्लेट का सरफेस स्मूथ है और इम्पैक्ट के कारण कोई भी लॉस नहीं हो रहा है तो वहाँ पर जेट स्ट्राइक होने के बाद सेम वेलोसिटी से बाहर निकल जाएगा। ओके, चलिए, तो ये तो हमारा केस हो गया। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कुछ पॉइंट, पहले हम लोग देख लेते हैं। देखिए, इस जेट का डायमीटर स्मॉल d और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉल a। ओके, तो आइए माय डियर फ्रेंड, हियर द jet will move along the plate after striking. Okay, and if the plate is smooth, and losses due to impact of jet are assumed as zero, then the jet will come out with an initial velocity v, ओके। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया है। और ये दोनों पॉइंट अब हम लोग नेक्स्ट केस से नहीं लिखेंगे, ठीक है। मैं बस आपको बोल दूंगा, बट ये दोनों पॉइंट हम लोग अब नेक्स्ट केस से मैं आपको यहाँ पर नहीं लिखूंगा, क्योंकि ये दोनों पॉइंट हर जगह है, तो बार बार एक ही चीज़ को लिखना सही नहीं है, ठीक है। अब देखिए, लेट डायमीटर डी क्या है, तो डी इज द डायमीटर ऑफ जेट, डायमीटर ऑफ
जेट। ए क्या है माय डियर? ए है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ जेट। और ये आप कैसे निकालेंगे? सो दिस इज π/4 d स्क्वायर। एंड v क्या है? v इज द वेलोसिटी ऑफ जेट, वेलोसिटी ऑफ जेट। ओके, दिस इज योर नोजल, दिस इज योर पाइप, और ये क्या है आपका? जेट। आई होप कि आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो चुकी है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर फोर्स कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे माय डियर? अब फोर्स कैलकुलेट करेंगे। तो फोर्स कैलकुलेट करने के लिए आप यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है? तो डायरेक्शन ऑफ मोशन आपका ये रहा, दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये हमारा डायरेक्शन ऑफ मोशन है, क्योंकि जेट का ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ मोशन यही है। उसके बाद ना आप यहाँ पर प्लेट रख दिए, प्लेट के रखने के कारण यहाँ पर जेट डिफ्लेक्ट हो गया। कैसे वो समझिए, जेट बेचारा इस डायरेक्शन में जा रहा था, लेकिन आपने क्या किया? आपने बाद में यहाँ पर आपने एक प्लेट रख दिया। तो प्लेट के रखने के कारण देखिए जेट जो कि इस तरह जा रहा था, अब जेट यहाँ से इतना डिफ्लेक्ट हो गया। देखिए ध्यान से देखिए, जेट इतना डिफ्लेक्ट हो गया। तो ये एंगल क्या होगा? दिस इज द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। बात समझ में आ रहा? जेट पहले ये था, अब जेट यहाँ से निकल रहा है, पहले ये फिर बाद में ये, तो यही एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन हो गया, मतलब जेट डिफ्लेक्ट हो गया। तो इसका ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ मोशन तो यही है। तो इस तरफ जो फोर्स एक्ट करेगा वो आपका क्या होगा? एफ एक्स फोर्स, एक्स डायरेक्शन में। ओके, अब इस प्लेट के नॉर्मल डायरेक्शन में माय डियर फ्रेंड, इस प्लेट के नॉर्मल डायरेक्शन में यदि बात की जाए, तो इस प्लेट के नॉर्मल डायरेक्शन में जो फोर्स होगा उसे हम एफ एन कहेंगे। एफ एन, एन फॉर नॉर्मल। ओके, चलिए फिर उसी तरह माय डियर फ्रेंड, अगर एफ वाई के बारे में बात किया जाए, एफ वाई, वाई डायरेक्शन में कितना फोर्स लगेगा, तो आप यहां से उसे शो कर सकते हैं, दिस इज एफ वाई, दिस इज एफ वाई। बात समझ में आ गया? या आप ये एफ वाई जो है, ठीक है, दूसरे तरफ भी दिखा सकते हैं। तो एफ एक्स, एफ वाई और एफ एन इज नॉर्मल फोर्स। ओके, चलिए अब सबसे पहले हम लोग एफ एन निकालेंगे और फिर वहाँ से एफ एक्स और एफ वाई निकाल लेंगे। और उसके पहले देख लीजिए, थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, ये एंगल थीटा है, ठीक है, तो ये एंगल भी कितना होगा माय डियर फ्रेंड? ये एंगल भी कितना होगा? ये एंगल आपका हो जाएगा थीटा। जब ये एंगल थीटा होगा तो क्या आप बता सकते हैं कि ये एंगल कितना होगा? दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा। एकदम ध्यान से देखिए माय डियर फ्रेंड, एकदम ध्यान से देखना है। ये लाइन देखिए, ये वाला है और ये लाइन, दोनों के बीच का एंगल थीटा, तो यहाँ पर भी दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा? थीटा। ठीक है, ये एंगल भी थीटा हो गया। और जब ये थीटा है तो माय डियर फ्रेंड, अभी अभी मैंने बताया है कि ये एफ एन क्या है? नॉर्मल फोर्स। तो ये लाइन और ये दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 90 होगा। तो ये थीटा है, सो दिस मस्ट बी 90 माइनस थीटा। तो ये एंगल आपका 90 माइनस थीटा हो गया। कोई दिक्कत समझने में? चलिए अब हम लोग यहाँ पर 1 बाय 1 फोर्स कैलकुलेट करेंगे। और फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे ये मैंने आपको बताया हुआ है। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे, और न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करने का मैं आपको तरीका भी बता चुका हूँ कि किस तरह हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। तो आइए माय डियर अप्लाई करते हैं। लेट एफ एन इज, एफ एन क्या है? सो एफ एन इज फोर्स एक्सर्टेड
force exerted by the jet on the plate in a normal direction नॉर्मल डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा। और ये Fn हम निकालेंगे कैसे, तो आप न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई कर दीजिए। अप्लाइंग न्यूटन सेकेंड लॉ, तो जैसे ही न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई करेंगे तो आपको याद होगा कि जिस डायरेक्शन में हमें फोर्स निकालना है तो हमें यहाँ पर नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स निकालना है, Fn। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये Fn आप क्यों निकाल रहे हैं, सबसे पहले आप Fx निकालिए। पिछले केस में तो आपने Fx निकाला था, फिर Fy, तो यहाँ पर पहले हम लोग Fn क्यों निकाल रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड, आप यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे हैं ये एंगल 90 - थीटा है। तो अगर हम Fn निकाल लेते हैं तो इसी Fn का दो कंपोनेंट होगा, Fx और Fy। इसी Fn का दोनों कंपोनेंट है ये, एक में हो जाएगा Fn cos 90 - थीटा Fx के बराबर, और ये वाला हो जाएगा Fn sin 90 - थीटा। नहीं होगा क्या जी, आप पढ़े होंगे ना। ये मान लीजिए आपका x है, ये मान लीजिए आपका y है, ये मान लीजिए आपका r है, और ये एंगल मान लीजिए थीटा है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो आप यहाँ पर लिखते हैं x = r cos थीटा, y = क्या लिखते हैं, r sin थीटा, लिखते हैं ना। वही चीज़ तो हम यहाँ पर करेंगे। जैसे ही Fn निकल जाएगा, यहाँ पर एंगल थीटा है बट यहाँ पर एंगल क्या है, 90 - थीटा, तो क्या दिक्कत है, cos थीटा की जगह पर क्या लिख देंगे, 90 - थीटा, और यहाँ पर sin 90 - थीटा। तो ये हम अगर निकाल लेते हैं तो वहाँ से हम डायरेक्ट Fx और Fy निकाल सकते हैं, क्योंकि Fx और Fy वो नॉर्मल फोर्स का ही दो कंपोनेंट है। ओके, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग Fn निकालते हैं। तो Fn क्या है, नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स। और नॉर्मल डायरेक्शन में आप फोर्स कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हमें वेलोसिटी कंपोनेंट भी नॉर्मल डायरेक्शन में चाहिए। बताया था मैंने कि जिस डायरेक्शन में हम फोर्स निकालेंगे उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट लेना होगा। तो आइए माय डियर, क्या लिखेंगे आप, तो किस तरह आप लिखते हैं, तो सबसे पहले हो जाएगा मास पर सेकेंड इनटू इनिशियल वेलोसिटी बिफोर स्ट्राइकिंग, in the normal direction minus final velocity after striking in a normal direction। यही लिखेंगे आप। ओके, चलिए अब ध्यान देना है, मास पर सेकेंड। मास पर सेकेंड का क्या मतलब है, यहाँ पर मास पर सेकेंड का मतलब है कि एक सेकेंड में इस जेट ऑफ वाटर का कितना मास इस प्लेट से स्ट्राइक कर रहा है। मास पर सेकेंड का मतलब क्या है, मास ऑफ जेट ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग द प्लेट पर सेकेंड। एक सेकेंड में इस जेट ऑफ वाटर का कितना मास इस प्लेट को स्ट्राइक कर रहा है। तो वो हम कैसे निकालते हैं, तो मास पर सेकेंड का फॉर्मूला होता है रो ए भी, रो इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी। यहाँ पर किसका एरिया लेंगे, तो स्ट्राइक कौन कर रहा है बाबू, जेट, तो जेट का एरिया लेंगे रो इंटू ए। फिर किस वेलोसिटी से स्ट्राइक कर रहा है, तो आप क्या बोलेंगे कि सर ये भी वेलोसिटी से स्ट्राइक कर रहा है, तो हमें वेलोसिटी भी लेना होगा। तो मास पर सेकेंड में डायरेक्ट यहाँ पर लिख दे रहा हूँ रो ए भी। सो Fn = रो ए भी। अब देखिए इनिशियल वेलोसिटी, तो सबसे पहले हम इनिशियल वेलोसिटी देखेंगे, फिर उसका कंपोनेंट लेंगे नॉर्मल डायरेक्शन। देखिए माय डियर, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर कितना है, आप क्या बोलेंगे, सर भी है। इनिशियल वेलोसिटी माय डियर फ्रेंड कितना है, तो देख लीजिए इनिशियल वेलोसिटी जिससे वो स्ट्राइक कर रहा है वो वेलोसिटी भी है। लेकिन ये इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन में है,
हमें किस डायरेक्शन में चाहिए, हमें चाहिए नॉर्मल डायरेक्शन में। तो आपने इनिशियल वेलोसिटी तो देख लिया भी, लेकिन अब उसका कंपोनेंट लेना होगा नॉर्मल डायरेक्शन में। तो माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ मैं आपको समझा रहा हूँ, ये आपका वेलोसिटी v है, ये एंगल थीटा है, ये वेलोसिटी v है, ये एंगल थीटा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड, एक कंपोनेंट तो आपका ये हो जाएगा और एक कंपोनेंट आपका ये हो जाएगा, एक कंपोनेंट ये और एक कंपोनेंट इसका ये हो जाएगा। इस v का दो कंपोनेंट होगा, एक ये वाला एक ये वाला, ठीक है। तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये कंपोनेंट माय डियर फ्रेंड यहाँ से होगा, ये वाला कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट, ठीक है। और फिर ये कंपोनेंट आप यहाँ पर शो कर देंगे, एक ये कंपोनेंट हो जाएगा जो कि क्या होगा इस तरह, और इसको आप क्या लिखेंगे, दिस कंपोनेंट इज कॉल्ड v sin थीटा, और ये क्या हो जाएगा v cos थीटा, एंड दिस इज v sin थीटा। तो ये जो कंपोनेंट आप देख रहे हैं, दिस इज v sin थीटा। बात समझ में आ गया। तो इस तरह हम लोग वेलोसिटी को रिजॉल्व करेंगे, उसका कंपोनेंट निकालेंगे। फिर से देख लीजिए, भी आपका ये वाला है, तो उसको मैंने यहाँ पर ये दिखा दिया। ये एंगल थीटा आप देख पा रहे हैं, तो इस तरह मैंने एंगल थीटा दिखा दिया। तो इस भी का दो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट ये वाला और एक कंपोनेंट ये वाला। चूंकि इसका डायरेक्शन इस तरफ है, तो इस दोनों कंपोनेंट का भी डायरेक्शन क्या होगा, उसी की तरफ आएगा। तो ये भी, ये एंगल थीटा, तो ये कंपोनेंट को आप क्या कहेंगे, भी कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, भी साइन थीटा। तो ये कंपोनेंट देखिए, ये आपका पॉइंट है ना जी, ध्यान से देखिए, ये आपका पॉइंट है यहाँ पर, ये वाला पॉइंट। तो उस पॉइंट पे देखिए भी साइन थीटा, ये वाला जो जा रहा है ये है भी कॉस थीटा, और ये आपका वेलोसिटी भी, और ये एंगल थीटा। तो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर है। तो ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें इनिशियल वेलोसिटी नॉर्मल डायरेक्शन में चाहिए। इनिशियल वेलोसिटी हमारा एक्स डायरेक्शन में था, तो उसका कंपोनेंट लेना होगा नॉर्मल डायरेक्शन में। तो नॉर्मल डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट आएगा जी, भी साइन थीटा। यानी यही भी साइन थीटा क्या है, इनिशियल वेलोसिटी इन द नॉर्मल डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी इन द नॉर्मल डायरेक्शन। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, भी साइन थीटा माइनस, अब बात करते हैं फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी हमारा क्या है माय डियर, भी है, लेकिन फाइनल वेलोसिटी क्या आ रहा है नॉर्मल डायरेक्शन में। यानी इस भी का कंपोनेंट हमें लेना होगा नॉर्मल डायरेक्शन में। एकदम अच्छे से देखिए माय डियर, एकदम अच्छे से देखिए, ये भी इस डायरेक्शन में है, लेकिन इस भी का हमें कंपोनेंट लेना है नॉर्मल डायरेक्शन में। तो इस लाइन और इस लाइन के बीच का एंगल कितना है, 90। तो इस भी का कंपोनेंट नॉर्मल डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, भी कॉस 90, और भी कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, 0। सो दिस इज भी कॉस 90। फिर से देख लीजिए, फाइनल वेलोसिटी हमें निकालना था, तो फाइनल वेलोसिटी तो भी है, लेकिन हमें नॉर्मल डायरेक्शन में चाहिए। तो इसका कंपोनेंट नॉर्मल डायरेक्शन में कितना होगा, तो एंगल 90 है, तो भी कॉस 90। तो यहाँ से देख लीजिए माय डियर, सो Fn इज इक्वल टू, ये पूरा टर्म क्या हो गया माय डियर, 0। तो क्या हो जाएगा, रो ए भी स्क्वायर साइन थीटा, रो ए भी स्क्वायर साइन थीटा। यही हो गया माय डियर फ्रेंड नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट ऑन द इंक्लाइंड फ्लैट प्लेट। ओके, तो आई होप कि आपको ये चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। मेन देखिए, यहाँ पर आपको दो चीज़ ध्यान में रखना है। एक तो ये वाला चीज़, ये वाला जिस डायरेक्शन में फोर्स उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी। सेकेंड चीज़ जो आपको ध्यान में रखना है कि आप वेक्टर को आपको रिजॉल्व करने आना चाहिए।
वेक्टर को कैसे रिजॉल्व करेंगे विथ डायरेक्शन, जैसे मैंने यहाँ पर रिजॉल्व करके दिखाया, फिर फोर्स को रिजॉल्व करके दिखाया, ठीक है। तो ये सभी आपको पता होना चाहिए। आप यहाँ पर डायरेक्शन चेंज भी नहीं कर सकते हैं, जो डायरेक्शन भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट डायरेक्शन में गलती कर देते हैं, तो क्यों? आप सिंपल सा ये ध्यान में रखिए ना कि ये भी जिस डायरेक्शन में है, ये इस तरफ जा रहा है ना, ये एरो इस तरफ जा रहा है, तो इसका जो दो कंपोनेंट होगा उसका भी एरो उसी तरफ जाएगा और एक ही पॉइंट पर तीनों रीच करेगा, पहुंचेगा। बात समझ में आ गया? तो अगर आप वेक्टर को रिजॉल्व करने आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है तो फिर आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और मैं आपको एक बार फिर से बता दूँ, फॉर्मूला याद नहीं करना है, आप डायरेक्ट ये लिखेंगे, उसके बाद ये लिख लेंगे। अभी आपको थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन आप प्रैक्टिस करते करते, मैं आपको यहाँ पर इतना केस बताऊँगा कि प्रैक्टिस करते करते आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा और फिर आप भी समझ जाएंगे कि फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए माय डियर, तो हमारा Fn तो निकल गया, रो ए भी स्क्वायर साइन थीटा, लेकिन हमें Fx और Fy निकालना है। तो आइए निकालते हैं। अब हम लोग इसी Fn का दोनों कंपोनेंट यानी Fx और Fy, ये दोनों हम लोग निकालेंगे, क्योंकि हमसे एग्ज़ाम में Fx भी पूछ सकता है, Fy भी पूछ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह हम लोग ये निकालेंगे, किस तरह रिजॉल्व करेंगे। ओके, आइए ध्यान देंगे आप। Here Fn has two components, एक आपका Fx है और एक आपका क्या है जी, Fy। Fn का दो कंपोनेंट होगा, इस Fn का दो कंपोनेंट Fx और Fy, ठीक है। तो यहाँ से Fx क्या है? तो Fx है आपका कंपोनेंट ऑफ Fn इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो या इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। Fx क्या है? तो Fx आपका फोर्स है, किस डायरेक्शन में? तो डायरेक्शन ऑफ मोशन में। Fy क्या है? तो Fy आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। ये सब ध्यान रखना पड़ेगा। ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है माय डियर, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन में जो फोर्स एक्ट करेगा वो Fx, डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर जो फोर्स लगेगा वो Fy, और प्लेट के, इंक्लाइंड प्लेट के नॉर्मल डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो Fn, और इसी Fn का ये दोनों कंपोनेंट है। सो Fx इज, दिस इज कंपोनेंट ऑफ Fn, component of Fn in the direction of motion, in the direction of motion। ओके, कैसे निकालेंगे देख लीजिए। सो Fx इज इक्वल टू, Fn का जो ये कंपोनेंट है, तो ये एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा, तो Fn cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, Fx। सो Fx इज इक्वल टू Fn cos 90 माइनस थीटा। आप अगर ये एंगल थीटा होता तो आप बोलते ना जी कि Fn cos थीटा बराबर Fx और Fn sin थीटा बराबर Fy, तो वही चीज़ हम कर रहे हैं, बट यहाँ पर एंगल 90 माइनस थीटा है तो आपको cos के साथ 90 माइनस थीटा लगाना होगा। सो Fx इज इक्वल टू Fn cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। सो Fx इज इक्वल टू, Fn का फॉर्मूला अभी आपने देखा था, रो ए भी स्क्वायर साइन थीटा इंटू साइन थीटा। सो माय डियर फ्रेंड, Fx का देखिए फॉर्मूला क्या मिल गया हमें, रो ए भी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, रो ए भी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब आप खुद आप सोच पा रहे होंगे कि ये सभी फार्मूलाज जो है याद करना काफ़ी मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही दो फार्मूला है तो आप याद कर लेंगे, तो आप देखेंगे इस टाइप का बहुत सारा फार्मूलाज मिलेगा, तो आपको याद नहीं करना है, बस प्रोसेस को ध्यान में रखिए, ठीक है। तो Fx आपने निकाल लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर Fy निकालेंगे,
तो आइए माय डियर एफ वाई भी देख लेते हैं। ओके, स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा लगेगा कि ये हार्ड है, बट जब आपको मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा, ठीक है, बार बार आप एक ही चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपका ये क्लियर हो जाएगा। चलिए, नाउ एफ वाई, अब हमें एफ वाई निकालना है। एफ वाई क्या है? एफ वाई क्या हो जाएगा जी? दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट ऑन द प्लेट इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ मोशन। सॉरी, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, सो इस एफ वाई को आप कैसे निकालेंगे? सो दिस इज द कंपोनेंट ऑफ एफ एन, कंपोनेंट ऑफ एफ एन in the perpendicular direction, component of Fn in the perpendicular direction to the direction of motion, to the direction of motion, मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो एफ एन का कंपोनेंट होगा उसे हम एफ वाई कहते हैं। सो एफ वाई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप? ये एंगल 90 माइनस थीटा है, तो एफ वाई इज इक्वल टू क्या होगा? एफ एन साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। सो एफ एन साइन 90 माइनस थीटा। तो यहाँ से देखिए माय डियर फ्रेंड्स, सो एफ वाई इज इक्वल टू एफ एन कॉस थीटा। सो एफ वाई विल बी, एफ एन क्या है? रो ए भी स्क्वायर साइन थीटा, ये हो गया आपका एफ एन, और इसमें कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एफ वाई इन द केस ऑफ इंक्लाइंड फ्लैट प्लेट। ओके, तो यही था माय डियर इंक्लाइंड फ्लैट प्लेट के केस में जो जेट के द्वारा फोर्स एग्जर्ट किया जाएगा वो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो वो मैंने आपको पूरा अच्छे तरीके से बता दिया है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सभी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो केस 1 केस 2 माय डियर फ्रेंड हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए, ठीक है, अब यहाँ पर आपसे जनरली किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। जनरली एसएससी जेई या आरआरबी जेई या आपका कोई भी स्टेट जेई का एग्ज़ाम होगा तो वहाँ पर जनरली किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये मैं आपको थोड़ा सा हिंट कर दे रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा हिंट कर दे रहा हूँ, फिर हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन बोल देगा कि एक फ्लैट वर्टिकल प्लेट है जो कि स्टेशनरी है, जो कि स्टेशनरी है और वहाँ पर जेट ऑफ वाटर स्ट्राइक कर रहा है, जेट ऑफ वाटर स्ट्राइक कर रहा है, उसका वेलोसिटी दिया रहेगा। तो आपसे पूछ देगा कि बाबू बताओ कि वहाँ पर कितना फोर्स एग्जर्ट होगा, कितना फोर्स एग्जर्ट होगा। ये इस टाइप का क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया हुआ है। तो जब चूंकि वर्टिकल फ्लैट प्लेट है तो वहाँ पर जो फोर्स एग्जर्ट होता है वो मैंने आपको बताया था रो ए भी स्क्वायर। तो क्वेश्चन में जेट का डायमीटर दिया होगा तो आप वहाँ से उसका एरिया निकाल लेंगे और वेलोसिटी दिया रहेगा, और रो क्या है? डेंसिटी ऑफ वाटर। अगर वाटर रहेगा तो वाटर का डेंसिटी, तो आप इसको पुट कर देंगे और आपका एफ निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से बड़ा ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। इंक्लाइंड फ्लैट प्लेट से भी इसी टाइप का आपको सिंपल न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। बात समझ में आ गया? तो इम्पैक्ट ऑफ जेट से जो भी क्वेश्चंस पूछा जाता है एग्जाम में, फर्स्ट क्वेश्चन तो आपसे इम्पैक्ट ऑफ जेट का मतलब पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछा गया हुआ है वो आपसे पूछ सकता है। एंड ये छोटा छोटा न्यूमेरिकल पूछता है, यहाँ से छोटा सा न्यूमेरिकल पूछेगा। एंड वन मोर थिंग, फॉर्मूला भी पूछता है माय डियर, फॉर्मूला भी पूछा जाएगा आपसे कि बताइए एक इंक्लाइंड फ्लैट प्लेट है और उस पर जेट स्ट्राइक कर रहा है, तो बताइए प्लेट के नॉर्मल डायरेक्शन में कितना फोर्स एग्जर्ट करेगा जेट। तो आपने देखा था रो ए भी स्क्वायर साइन थीटा,
देखा था ना आपने, ठीक है। तो सेम उसी तरीके से आपको डायरेक्ट फार्मूला पूछा जाएगा, फिर fx पूछ सकता है, fx का फार्मूला क्या होगा। तो वहाँ पर ध्यान रखना है, वहाँ पर आपको fx क्वेश्चन में नहीं बोलेगा, वो कभी भी आपको fx करके नहीं बोलेगा या fy करके नहीं बोलेगा कि बताओ व्हाट विल बी द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर fx, इस तरह नहीं बोलेगा। आपसे पूछा जाएगा कि फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन के डायरेक्शन में कितना फोर्स एक्सर्ट होगा। तो जैसे ही आप वहाँ पर देखेंगे डायरेक्शन ऑफ मोशन में पूछा जा रहा है, तो आप समझ जाएंगे कि आपसे fx पूछ रहा है। और अगर पूछा जाए कि डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना फोर्स होगा, तो आप समझ जाएंगे कि वो हमसे fy पूछ रहा है। तो इस तरह क्वेश्चंस पूछा जाता है माय डियर फ्रेंड। ओके, तो आई होप कि आपको ये सभी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो हमारा केस 1 केस 2 दोनों हो चुका है। अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग केस 3 केस 4 देखेंगे और 1-2 क्वेश्चन भी हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। बात समझ में आ गया। इसी पर बेस्ड केस 1 और केस 2 पर बेस्ड हम लोग 1-2 क्वेश्चंस कर लेंगे और फिर आफ्टर दैट हम लोग केस 3 और केस 4 भी नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए इस सेशन को यहीं पर स्टॉप किया जाए। आई होप कि आपको ये सभी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। सो थैंक यू माय डियर, थैंक यू, बाय बाय।